हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 16 जुलाई 2023 को बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था। उसी का आंसर की आज हम इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाएंगे, हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, कीव राजधानी है। तो कीव जो है राजधानी है, तो कीव किस देश की राजधानी है? तो याद रखिएगा, कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है। ठीक है। उसी क्रम में हम लोग देखेंगे, स्विट्जरलैंड की प्रशासनिक राजधानी है। तो स्विट्जरलैंड की प्रशासनिक राजधानी बर्न है और स्विट्जरलैंड की न्यायिक राजधानी लोजेन है। आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है दोस्तों। और मुद्रा स्विट्जरलैंड में फ्रैंक चलता है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और स्टॉकहोम पानी से घिरा हुआ और दुनिया के सबसे स्वच्छ राजधानी शहरों में एक है। और इसकी मुद्रा स्वीडन की क्रोना है। आपको यह भी याद रखना है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड और इसकी मुद्रा यूरो है। हम लोग अभी प्रश्न में देखें कि यूक्रेन की राजधानी क्या है। तो आप बताइए, यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है यूक्रेन की राजधानी। हाँ, तो इसकी मुद्रा क्या होगी? तो यूक्रेन की मुद्रा है हिरविनिया। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हो सके आपको 1288 पद पर आने वाली बिहार डायल 112 की वैकेंसी में यह प्रश्न देखने को मिले। और एक बात और याद रखिएगा, यह प्रश्न यूक्रेन से संबंधित क्यों आया? क्योंकि आपको भी पता होगा कि यूक्रेन जो है अभी वर्तमान समय में लाइमलाइट में है। क्यों? क्योंकि अभी ताबड़तोड़ हमला करते जा रहा है रूस यूक्रेन पर। तो यह चीज को सोचते हुए यह प्रश्न को डाला गया था। आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न में। दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों कि 1857 की जो क्रांति है, 1857 की क्रांति के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा कि 1857 की क्रांति के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। ठीक है। और इनके मरने के बाद इनके भाई अमर सिंह के द्वारा भी किया गया था। ठीक है। अब हम इसी क्रम में देखेंगे इसका डिस्कशन। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह यानी वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। और जब 25 जुलाई 1857 को दानापुर में पदस्थापित सिपाहियों का कार्यभार संभाल रहे थे, तब उनकी आयु कितनी थी? 80 वर्ष की आयु थी। यह आपको याद रखना है कि बिहार के दानापुर में जब यह पद स्थापित सैनिकों की कार्यभार संभाल रहे थे तो उस समय इसकी उम्र 80 वर्ष की थी और 25 जुलाई 1857 को यह कार्यभार संभाले थे। ठीक है। उसी प्रकार आप यहाँ पे याद रखिएगा, रुहेलखंड से कौन नेतृत्व कर रहा था? खान बहादुर खां। फैजाबाद से कौन कर रहा था? मौलवी अहमदुल्ला। और ग्वालियर से कौन कर रहा था? तात्या तोपे। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है कि स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों? तो याद रखना है कि स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्यों? क्योंकि बैगनी बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा प्रकीर्णित अधिक होती है। यही कारण है कि आकाश में नीला दिखाई पड़ता है। आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में। हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किस जातियों का उदाहरण है? तो याद रखना है, इसका सही उत्तर सुभेद्य जाति होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत सारे यूट्यूबर ने क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर चिल्का झील दिया है। आइए हम प्रश्न पढ़ते हैं कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील। तो याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील सामर झील है, जो कहाँ है? राजस्थान में है। आपको याद रखना है।
और चिल्का झील सबसे बड़ा तटीय खारे पानी का झील है। तटीय बोले तो जो भारत की जो भौगोलिक दृष्टि ऐसे है, तो यहाँ है ये तट है, तो तटीय खारे पानी का झील है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, सौर सेल बने होते हैं, तो याद रखिएगा सौर सेल जो है, सोलर सेल आर मेड अस ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी अर्धचालक के बने होते हैं, यानी सेमीकंडक्टर के बने होते हैं। आपको यहाँ पर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग आते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं थे। आप याद रखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में एक तो आपका मित्र देश थे और एक थे आपका धुरी देश। ठीक है, तो इसमें कौन थे, इसमें कौन थे, पहले इसका आंसर देख लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में कौन सा देश शामिल नहीं था, तो याद रखिएगा ब्रिटेन मित्र देश का सहयोगी था। धुरी देश में जापान, जर्मनी और इटली थे। ठीक है दोस्तों। बदवागम जो शब्द है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, याद रखिएगा जो बदवागम है, जो बदवागम है दोस्तों, बदवागम, यह जो है यन संधि है। कौन सा संधि है, यन संधि है। और बधु जोड़ आगम के नाम से इसका संधि विच्छेद होगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों। हम बताए थे बदवागम जो है यन संधि में आएगा और इसका संधि विच्छेद जो होगा बधु जोड़ आगम होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर के आकार दिया जाता है, तो सिलेंडर की ऊंचाई क्या होगी। देखिए एक गोला है दोस्तों, इसको बदल दिया गया है किसमें, सिलेंडर में, सिलेंडर में बदल दिया गया है। देखिए जो गोला है उसकी त्रिज्या क्या दिया हुआ है, यानी इसका आर दिया हुआ है 4.2, और जबकि जब सिलेंडर में पिघलाकर बदला गया है तब इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ 4.2 सेंटीमीटर है, और आपको ऊंचाई बोला है कि इसका क्या होगा, ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो आपको मालूम होगा यहाँ पर देखिए जो गोला है, गोला को पिघला है तो आयतन बनेगा, तो गोला का आयतन जो होगा वही ना होगा बराबर, क्योंकि उतना ही आयतन का बना है सिलेंडर, जो होगा सिलेंडर, सिलेंडर के आयतन के बराबर। ठीक है, तो देखिए गोला का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू। आयतन होगा इसका कितना, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच होगा, यही एच निकालना है आपको। देखिए पाई से पाई कैंसिल करिए, 4/3, यहाँ लिखिए 4/3 इंटू आर क्या है गोला का 4.2, तो यहाँ लिख लीजिए 4.2, क्या कि 3 बार है तो 3 बार लिखिए 4.2, 4.2 इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सिलेंडर का है तो सिलेंडर का त्रिज्या क्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 6 इंटू 6, और एज तो आपको निकालना है। काटिए इसको, पहले यहाँ पॉइंट हटाते हैं, तीनों से पॉइंट हटाएं तो आपका क्या आ जाएगा, नीचे 1000 हो जाएगा, 1 2 3 है तो 3 को जीरो बैठा दिए। काटिए 6 से 42 काटेंगे तो 7 मरते में, फिर 6 से काटेंगे 42 तो 7 मरते में, और जब 42 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 14 मरते में। इस सबको गुना करिए, जब आप 14 को 4 से गुना करते हैं, 14 चौके 56, 56 को जब 749, 56 को जब 49 से गुना करिएगा तो आपका कितना आएगा जानते हैं, देखिए 2744, यही आएगा इक्वल टू एच। अब बटा यहाँ तो 1000 है ही बटा में, यही 1000 को काट दीजिए, ऊपर 3 जीरो, 3 गो के बाद पॉइंट लगा दीजिए, यानी 2.744 इसका आंसर हो जाएगा। तो कहाँ है, बी नंबर है, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर 10 नंबर का। यही यहाँ पे आपको दिखा दिए हैं बनाकर कि 4.3 पाई आर क्यू
ये आपका गोला का आयतन हो जाएगा, और पाई आर स्क्वायर ये आपका हो जाएगा किसका, सिलेंडर का हो जाएगा, और 4/3 इंटू 4.2 4.2 4.2 का, कि पाई से पाई यहाँ से कैंसिल हो गया है, ठीक है, इसको हटा दीजिए, 1 गलत है यहाँ पर, कैंसिल हो गया, आप काट दीजिए, आप काटिएगा तो आप सबको गुना करिएगा तो 2.744 सेंटीमीटर आ जाएगा, इसका राइट आंसर है। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन है बिहार से। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो याद रखिएगा, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लगाया गया था दोस्तों, ठीक है ना। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 1968 में लगाया गया था। अब हम यहाँ पे कुछ पॉइंट देख लेते हैं। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत कुल 8 बार आया है, मतलब अभी तक वर्तमान में 8 बार लग चुका है भैया बिहार में राष्ट्रपति शासन, ठीक है। पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लगा था, लेकिन महीना पूछ देगा तो जनवरी महीना में लगा था। उसके बाद 77 में लगा, 72 में लगा, 77 में लगा, 80 में लगा, 85 में, 95 में लगा, और उसके बाद 99 में लगा था, ठीक है। एक चीज यहाँ पर बात याद रखिएगा कि पहली बार राष्ट्रपति शासन जनवरी 1968 में लगा था, जो 1 महीने तक लगा रहा। जुलाई 1969 में एक बार फिर राष्ट्रपति शासन लगाया गया, फिर 70 में लगाया गया, फिर 72 में लगाया गया, यानी कुल 8 बार लगाया गया। और 8 बार देखिए कैसे कैसे लगाया गया। पहले लगाया गया 1968 में, फिर लगाया गया 1969 में, फिर लगाया गया 1970 में, फिर लगाया गया 72 में, फिर लगाया गया 77 में, फिर लगाया गया 80 में, फिर लगाया गया 1985 में, फिर लगाया गया 1995 में, और फिर लगाया गया 1999 में। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी सॉरी 70 में नहीं, यही जो है 1969 वाला जो है, आप याद रखिएगा, आपको यहाँ पे याद रखना है, जो 1969 है, यहाँ पे हम गलती बता दिए, जो 1969 है, ये 1969 में जब लगा था तो 1970 तक चला, हम 2 बार काउंट कर लिए, ये 1970 में नहीं लगा था, वही 1969 वाला 1970 तक चला था, ठीक है दोस्तों, यानी कुल 8 बार लगा था। आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्तों। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन किसके विकास से संबंधित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री पीवीटीजी जो है आदिवासी समूह के विकास से संबंधित रखता है। इसमें हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। इसमें बोला गया कि संवेदनशील जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन की शुरुआत किया गया। तो आपको पता चल गया कि पीवीटीजी विकास मिशन की शुरुआत क्यों किया गया। तो इसलिए किया गया कि जो संवेदनशील जनजातियां हैं उनके समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए किया गया, ठीक है। इसी संदर्भ में आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि पीवीटीजी की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? राज्य में है तो आप याद रखिएगा 13 को पीवीटीजी जो है उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। सर्वाधिक पीवीटीजी जो पीवीटीजी वाला राज्य है वो उड़ीसा है, 13 को है। और इसमें सबसे बड़ी जनसंख्या पीवीटीजी में कौन सी जाति का है? सहरिया, याद रखना है। और के वो जनजाति है जो पीवीटीजी में आता है, तो 75 गो जनजाति आता है पीवीटीजी में, ठीक है दोस्तों। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सा संस्थान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा इसरो। इसरो जो है भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार
इसरो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। नीति आयोग ने कहा है कि जो इसरो है, ये बात कहाँ कहा गया है, तो नीति आयोग के द्वारा इसरो जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में मुख्य रूप से नई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोगों के अनुसंधान और विकास और बाहरी अंतरिक्ष की मानवीय समझ के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह बात नीति आयोग ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 14, बास्केटबॉल का खेल का मैदान कहा जाता है। तो बास्केटबॉल जिस मैदान में हम लोग खेलेंगे उस मैदान को क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा कोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोर्ट। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए जैसे बहुत सारे खेल होते हैं, उसी में जैसे गोल्फ, जो गोल्फ खेलते हैं तो गोल्फ खेलने वाले मैदान के परिसर को क्या कहेंगे, कोर्स कहा जाता है। याद रखिएगा कैसा दिखता है, तो ये देखिए ये फोटो लगा दिए हैं, इस प्रकार का कोर्स है। गोल्फ के खेल के मैदान को कोर्स कहा जाता है, जो इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, कोर्ट, कोर्ट जो है आप याद रखिएगा, कोर्ट जो है बहुत सारे खेलों के मैदान के को कहा जाता है। जैसे कबड्डी हो गया, टेनिस हो गया, हैंडबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, हैंडबॉल हो गया, कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, बैडमिंटन हो गया, नेटबॉल हो गया, टेनिस हो गया। ये सभी खेल जो है कोर्ट पे खेला जाता है। उसी में हम 2-3 पॉइंट हम आपको बताते हैं। जैसे टेनिस के मैदान, ये जो आप देख रहे हैं टेनिस का ये मैदान है, इसी पे खेला जाता है, तो इसी को हम लोग कहेंगे कोर्ट। उसी प्रकार हम लोग नेटबॉल भी खेलते हैं, तो नेटबॉल के खेल का मैदान इस तरह का दिखता है, और इसको भी हम लोग कहेंगे कोर्ट। ठीक है, लेकिन घुड़सवारी यानी घोड़े की सवारी जो खेल होता है, इसके ग्राउंड को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा एरिना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एरिना कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। याद रखिएगा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किया जाता है, और लोकसभा में कितना किया जाता है, तो याद रखिएगा अब नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, अब नहीं किया जाता है लोकसभा में। एक संविधान संशोधन लाया गया, उसके तहत लोकसभा में एंग्लो इंडिया के पद को समाप्त कर दिया गया। आप बताइए कि वो किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था, आपको बताना है इसको। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, यह जो होते हैं अनुच्छेद 80 के तहत होते हैं। ठीक है, वर्तमान में राज्यसभा में कुल 250 सीट है, लेकिन निर्वाचन वर्तमान समय में 245 लोगों का ही हुआ है। ठीक है ना, और याद रखिएगा कि ये जो 12 सदस्य चुने जाते हैं, ये राष्ट्रपति द्वारा साहित्य में, विज्ञान में, कला, समाज क्षेत्र में से चुने जाते हैं, और उन्हीं लोगों को 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में भेजते हैं। याद रखिएगा जो राज्यसभा है, राज्यसभा एक प्रकार का अस्थाई सदन है, इसको बूढ़ों का सदन कहा जाता है, और इसमें जाने के लिए आपको मिनिमम 30 वर्ष का आयु होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहा गया है विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का क्या अर्थ है। तो याद रखिएगा जो विजयनगर साम्राज्य है उसमें अमरम जो शब्द है, इसका अर्थ होता है सैनिकों को दी जाने वाली भूदान। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। आप याद रखना है आपको क्या, कि विजयनगर साम्राज्य में सेना के शीर्ष श्रेणी के अधिकारियों, विजयनगर साम्राज्य में सेना के शीर्ष अधिकारियों को नायक पोलीगर के नाम से जाना जाता है। उन्हें उनकी सेवा के बदले जो भूमि दिया जाता है ना, इसी भूमि को हम लोग कहते हैं क्या,
अमरन, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 राजवंशों ने शासन किया, ठीक है। वह राजवंश है संगम, सुलुभ, तुलुभ, आरवीडो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में दोस्तों क्या कहा गया है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। तो याद रखिएगा, लोकसभा को भंग करने के लिए राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री से सलाह मांगते हैं, और प्रधानमंत्री कह दिया कि हाँ आप भंग कर दीजिए तो वो कर देंगे। याद रखिएगा, राष्ट्रपति ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के सिफारिश पर लोकसभा को भंग कर सकता है, ठीक है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। यह भंग जो होगा राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा, किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 कहता है लोकसभा का भंग राष्ट्रपति करेगा प्रधानमंत्री के सलाह पर, ठीक है। अनुच्छेद 74 क्या कहा गया है, प्रधानमंत्री जो है वो मंत्री परिषद का प्रमुख होंगे। अनुच्छेद 74 में यह बात का चर्चा किया गया है। अभी हम बताए थे कि राज्यसभा क्या है, एक अस्थाई सदन है। इसको बूढ़ों का सदन कहा जाता है, एडुकेशनरों का सदन कहा जाता है, और इसे भंग नहीं किया जा सकता है कभी भी, ठीक है, क्योंकि ये एक अस्थाई सदन है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है। तो आप याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी है। क्या है, अनामुडी। आपका 18 नंबर का आंसर ए सही है। याद रखिएगा, जो अनामुडी है इसकी लंबाई क्या है, ऊंचाई क्या है, तो 2695 मीटर की उसकी ऊंचाई है। प्रायद्वीपीय पठार पर्वत घाटियों और पठारों का घर है। केरल के इडुक्की जिला में अनाईमुडी चोटी स्थित है, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर की है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं दोस्तों, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन की जाती है। तो याद रखिएगा, ओएस्टर की जाती है। मोती प्राप्त करने के लिए ओएस्टर का संवर्धन किया जाता है। यहाँ पर हम बताए हैं कि जो ओएस्टर है, ओएस्टर का संवर्धन मोतियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, यही बात बताए आपको। आंख, जो मानव का आंख है, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि मानव आंख में पुतली का आकार नियंत्रित किया जाता है। तो याद रखिएगा, मानव के आंख में पुतली का आकार नियंत्रित किया जाता है आइरिस के द्वारा दोस्तों। आइरिस यानी परितारिका के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 में आइए। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आपको दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में एक पीडीएफ डाला जाएगा। यह पीडीएफ से आपको क्लियर हो जाएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। बहुत सारे यूट्यूबर ने इस प्रश्न का उत्तर गलत बताया है, ठीक है। कुछ यूट्यूबर ने सही भी बताया है। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि सभी यूट्यूबर गलत ही बताते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग आते हैं, निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकन पर आधारित नहीं है। तो याद रखिएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकन पर आधारित नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि माध्य, माध्यिका और गुणोत्तर माध्य, ये सब आपका केंद्रीय प्रवृत्ति का ही मान है। लेकिन हरात्मक माध्य जो है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। राइट आंसर यही है, डी, ठीक है ना दोस्तों। हरात्मक माध्य ये आपका केंद्रीय प्रवृत्ति का मान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, उच्च आवर्तनांक वाला माध्यम, उच्च आवर्तनांक वाला माध्यम जो होता है दोस्तों, यह दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशीय सघन है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए। उच्च आवर्तनांक उच्च आवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशीय सघन है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर देने से पहले हम आपको कुछ ट्रिक बता देते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए, ट्रिक क्या है, जैसे हिमालय का जो विभाजन हुआ है ना दोस्तों, हिमालय,
हिमालय का जो विभाजन हुआ है नदी के हिसाब से, आपको बताएंगे कौन किया है कौन नहीं किया है, लेकिन अभी आप समझिए ट्रिक क्या है। ट्रिक है जो हिमालय का विभाजन हुआ नदी के हिसाब से, तो उसमें कौन सा हिमालय बड़ा है कौन सा छोटा है, आप याद रखिएगा नापाक, NAPK। इसका मतलब क्या हुआ, असम जो 800 किलोमीटर के लमसम में है, उसके बाद असम, N से नेपाल, A से असम, P से पंजाब, K से कुमायूं, कुमायूं, ठीक ना, ये हो गया पंजाब, ठीक है, ये हो गया असम, और N से हो गया नेपाल। तो यह जो है आपका क्या है, घटते हुए क्रम में हिमालय का विभाजन है नदी के हिसाब से। ये आपका एक ट्रिक है। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला जा रहा है कि सतलज और काली नदी के बीच हिमालय जाना जाता है। तो याद रखिएगा, यहां पर पहले समझिए, जो पंजाब हिमालय, इसी को हम लोग कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो पंजाब हिमालय है इसी को हम लोग कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं, और यह जो है सिंधु से सतलज के बीच है, और सतलज से काली के बीच कौन सा हो जाएगा, कुमायूं। कुमायूं हिमालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतलज से काली नदी के बीच हिमालय जाना जाता है कुमायूं हिमालय के नाम से। देखिए यहाँ पे हम आपको बताए हैं कि जो सतलज तथा काली नदी है, जो सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये बातों को बता दिया है। याद रखिएगा, यह जो कुमायूं हिमालय है ये उत्तराखंड में विस्तृत है, मतलब विस्तार है इसका, और इसमें कुछ प्रमुख शिखर भी है, जैसे नंदा देवी है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, त्रिशूल है, यहाँ के प्रमुख शिखर हैं, पर्वत शिखर हैं, ठीक है दोस्तों। आपको यहाँ पे याद रखना है, जो नदियों के हिसाब से हिमालय का विभाजन किया था, कौन किया था, तो आप याद रखिएगा सिडनी बुराई या सिडनी बुराड जो है एक भूगर्भ शास्त्री है, जो यह बताए थे कि हिमालय का विभाजन नदियों के हिसाब से किया गया है, ठीक है। जिसमें उन्होंने बताया जो पंजाब यानी कश्मीर हिमालय है वो सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक है, जो आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका क्या हो गया, पंजाब हिमालय हो गया। और यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं आपका कुमायूं हिमालय हो गया, क्योंकि सतलज से लेके काली हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ तक, और फिर काली से लेके तीस्ता यहाँ पर आ जाता है, तीस्ता जो सिक्किम से निकलती है, तो यहाँ तक आ गया आपका। तो ये हो गया आपका नेपाल हिमालय, और तीस्ता से लेके दिहांग जो यहाँ तक आती है, तो ये हो गया आपका कौन सा, ये वाला क्षेत्र हो गया आपका असम हिमालय, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पर ये चीज को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है दोस्तों, सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसको डायरेक्ट आप याद रखिएगा, उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है दोस्तों। देखिए उदारीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों जिसके तहत सरकार जो है कुछ निजी व्यक्तिगत गतिविधियों पर लगे प्रतिबंधों को हटाती है। उदारीकरण उदारीकरण तब होता है जब किसी प्रतिबंधित चीज पर से प्रतिबंध हटा दिया जाता है, या जब सरकारी नियमों में ढील दी जाती है, तब इसी को हम लोग कहेंगे उदारीकरण, ठीक है। उदारीकरण क्यों किया जाता है, तो आपको पता होगा, आयात निर्यात की सुगमता के लिए, अच्छा से आयात हो सके, अच्छा से निर्यात हो सके, इसी के लिए विदेशी कंपनी यहाँ पर आके कर कारखाना स्थापित कर सके, इसके लिए भी, और सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने के लिए, इसीलिए उदारीकरण जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। अब आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला जा रहा है कि 1809 ईस्वी में एकेश्वरवादियों का उपहार, एकेश्वरवादियों का उपहार यानी इसको अंग्रेजी में अ गिफ्ट ऑफ मोनोथीस व्यक्तिगत रूप से किसने लिखा, तो याद रखिएगा यह राजा राम मोहन राय ने लिखा है दोस्तों।
ये क्वेश्चन आया था और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 26 करेंट अफेयर से क्वेश्चन आया है कि पटना हाई कोर्ट के वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है? तो याद रखिएगा के विनोद चंद्रन। के विनोद चंद्रन आपके पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ जो 2021 में 1/7/2023 को बहुत सारे हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस चेंज हुए हैं उसके बारे में। तो छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश कौन है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के? तो रमेश सिन्हा। गुवाहाटी के संदीप मेहता। झारखंड के संजय कुमार मिश्रा। एमपी के रवि विजय कुमार और मद्रास के संजय बी गंगापुरवाला और सिक्किम के हो जाएंगे विश्वनाथ सोमादेर। तो आप यहाँ पे ये याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से भी। क्वेश्चन नंबर 27 में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि हाल ही में बिपरजॉय चर्चा में है, ये क्या है? तो आपको मालूम होगा कि भारत की इस प्रकार की आकृति है और इस क्षेत्र में जो है आपका बिपरजॉय नामक एक साइक्लोन आया था, यानी चक्रवात आया था दोस्तों, अरब सागर में पाकिस्तान भारत में होते हुए आया था। और इसका नामकरण याद रखिएगा, इसका जो नामकरण किया है कौन किया है दोस्तों? आप लोग को मालूम होगा कि बांग्लादेश ने किया है ना। बांग्लादेश ने किया है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट। देखिए बिपरजॉय जो है इसका नामकरण तो बांग्लादेश ने किया है, ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश ने किया है बिपरजॉय तूफान का नाम। लेकिन बिपरजॉय का अर्थ क्या बताया था उन्होंने? डिजास्टर यानी आपदा बताया गया था, ठीक है। बिपरजॉय हम बताए थे आपको कि यह जो है अरब सागर में आया था, गुजरात के जखाऊ के पास यह दस्तक दिया था, यह भी आपको याद रखिएगा। भारत का जो मौसम विज्ञान संस्थान है उन्होंने यह पिक जारी किया था, यही पिक हम आपको दिखा रहे हैं, यही बिपरजॉय चक्रवात आया था भारत के पश्चिमी तट पर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, कौन सा ताप विद्युत पावर प्लांट महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो याद रखिएगा जो तिरोड है, तिरोडा, याद रखिए ये अडानी पावर प्लांट है। अडानी के द्वारा बनाया जाता है यहाँ पर बिजली, ठीक है, थर्मल पावर है दोस्तों। यह भी आपका महाराष्ट्र में है और ट्राम्बे भी आपका महाराष्ट्र में है। लेकिन कहलगांव जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये आपका भागलपुर में, याद रखिएगा बिहार के भागलपुर में है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देख लेते हैं, हम आपको बताए थे तिरोड़ा, ये अडानी पावर प्लांट महाराष्ट्र में है। ये अडानी पावर प्लांट महाराष्ट्र लिमिटेड के नाम से जाना जाता है दोस्तों। एक है चंद्रपुर, जो चंद्रपुर में है, ये सुपर थर्मल पावर स्टेशन है जो महाराष्ट्र में ही है। ट्राम्बे थर्मल पावर स्टेशन एक कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन है जो महाराष्ट्र राज्य में ही स्थित है, जो टाटा पावर, किसके द्वारा? टाटा पावर के द्वारा चलाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का कितना होता है? तो याद रखिएगा अगर आप पृथ्वी पर 600 केजी के हैं, ठीक है, तो चंद्रमा पर आपका क्या हो जाएगा? तो इसको 1/6 होता है चंद्रमा पर, काट देंगे तो यानी 100 केजी के हो जाएंगे आप चंद्रमा पर, ठीक है दोस्तों, यानी 1/6 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कह देगा आपको कि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार जो है 400 केजी है, तो द्रव्यमान है, ठीक है, 400 केजी है, उसका द्रव्यमान पृथ्वी पर कितना है? 400 केजी है, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? तो याद रखिएगा 400 केजी ही चंद्रमा पर भी रह जाएगा, द्रव्यमान नहीं बदलता है लेकिन भार बदल जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 में देखेंगे दोस्तों, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में आपको बताना है कितना होगा? तो आपको मालूम होगा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का क्वथनांक होता है। क्वेश्चन नंबर 31, रिवर्स रेपो रेट में बढ़ोतरी से आप क्या समझते हैं दोस्तों?
रिवर्स रेपो रेट में बढ़ोतरी होगा तो तरलता कम हो जाएगा। इसका मतलब देखिए क्या होता है। आरबीआई जो होता है ना, आरबीआई दो तरीके का, एक है रेपो रेट, एक है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट, रेपो रेट ये होता है कि आरबीआई से ले लेगा वाणिज्यिक बैंक पैसा, कर्जा लेगा। और रिवर्स रेपो रेट का मतलब हो गया कि आरबीआई अन्य बैंकों से पैसा ले लेगा। मतलब आरबीआई के अगर पास पैसा ज्यादा रहता है और अगर कोई बैंक मांगता है तो वो रेपो रेट के तहत आरबीआई उसको कर्जा देगा। ठीक है, क्या कि बैंक भी तो कर्जा लेता है, तो बैंक जो कर्जा लेगा वो रेपो रेट के माध्यम से लेगा आरबीआई से। लेकिन अगर आरबीआई को पैसा का जरूरत रहेगा तो वो बैंक से पैसा मांगेगा और वह रिवर्स रेपो रेट के द्वारा लेगा। याद रखिएगा, रेपो रेट से कम दाम पर ही लेता है। अगर 6 अगर है रेपो रेट तो यह 5 5.5 के लमसम में ही लेगा। यही हो गया आपका रेपो रेट। ठीक है, जब रेपो रेट में बढ़ोतरी होगा तरलता कम हो जाएगा, मतलब बाजार से पैसा कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए ये सब किया जाता है। देखिए, हम अभी आपको बताए थे क्या कि जो रिवर्स रेपो रेट है इसमें वृद्धि से धन आपूर्ति में कमी आ जाएगी और इसके विपरीत अन्य चीज स्थिर हो जाएगी। ये मुद्रास्फीति से संबंधित है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन हिंदी से संबंधित है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जो बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर में हिंदी से भी प्रश्न थे, इंग्लिश से भी प्रश्न थे, जीएस से भी थे और मैथ से ही थे, मैथ से भी था क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा है। गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना का मतलब क्या हो गया दोस्तों। आप ऑब्जेक्टिव लूसेंट हिंदी का अगर पढ़े होंगे, मतलब सामान्य हिंदी का जो पढ़े होंगे अगर आप लूसेंट का बुक, तो उसमें आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो उसमें आपको सिंपल सा एकदम डिट्टो क्वेश्चन उतार कर दे दिया है। इसमें बोला गया था कि गागर में सागर भरना, इसका मतलब क्या होता है। थोड़ा सा ही बात में सब कुछ कह देना, थोड़े से ही शब्दों में, यही होता है। यानी थोड़े शब्द में अधिक बात को कह देना, ये हो गया गागर में सागर भरना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया आपका। 33 में हम लोग पहुंच गए हैं दोस्तों। अगर आप लोग हमारे चैनल में अगर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको समय समय पर वीडियो यहाँ मिलते रहेगी। बिहार दरोगा से संबंधित यहाँ पर एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। और शिक्षा टेस्ट सीरीज पर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आपको बिहार डायल 112 से संबंधित जो 1288 पद पर आने वाली है वैकेंसी 2-3 महीने के अंदर, तो उससे संबंधित एक टेस्ट सीरीज भी चलाया जाएगा अभी कुछ दिनों में ही। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं दोस्तों। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। तो याद रखिएगा, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में है और यह नर्मदा नदी पर है दोस्तों। डुडुमा जलप्रपात, तो याद रखिएगा जो डुडुमा जलप्रपात है दोस्तों, यह उड़ीसा के कोरपुट में पड़ता है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के सीमा पर पड़ता है। देखिए इस प्रकार का भारत का जो नक्शा है, यहाँ पर उड़ीसा है और यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, तो इसी के सीमा पर आपको पड़ेगा डुडुमा जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात सोनरेखा नदी पर है और रांची में पड़ता है दोस्तों। सिमेटोग्राफी संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु के अनुसार रेटिंग चयन करना। इसका सी आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर। पायरेटेड का मतलब हो गया कि पायरेटेड फिल्म खरीदना या बेचना अपराध है। आपको भी मालूम होगा हाई कोर्ट ने यह बात बोला था कि जो पायरेटेड फिल्म है यह आप कह सकते हैं कि पायरेटेड फिल्म के दौरान आने वाली चेतावनी यह एक दंडनीय अपराध है। इस तरह का आपको देखने को मिलता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर अभी हाल ही में एक जजमेंट भी दिया था। तो यह सब चीज़ है। तो पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना और आयु अनुसार रेटिंग चयन करना, यही सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य था। सी इसका राइट आंसर है। 37 नंबर क्वेश्चन दोस्तों,
37 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? किस अम्ल का प्रयोग या किस तत्व का प्रयोग या किसका प्रयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड। यहाँ गलती लिखा गया है, यहाँ जो है आपका गलती लिखा गया है दोस्तों, लिख देते हैं अभी हम। हाइड्रोजन फ्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें तनिक सा भी आप शक नहीं करिएगा, इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। चलिए देखिए, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं हम लोग। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह का कपड़ा पहनने का निर्णय लिया? तो आपको मालूम होगा दोस्तों कि महात्मा गांधी जी जो है अफ्रीका से 1915 में लौट आए थे और इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले इनसे मिलने के लिए भी आए थे। जब ये लौटे थे तो इनको इनके जो सहयोगी थे उन्होंने कहा आप काठियावाड़ किसान की तरह आप कपड़ा पहन कर भारत में चले, तो पहनने का निर्णय लिया गया था वहां पर। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको दोस्तों NCERT बुक में मिलेगा 11th के, ठीक है, और SST का यह पेपर है से लिया गया ये क्वेश्चन है। तो आपको हम बता दिए इसका स्रोत कहाँ से है। यह NCERT के 11th नंबर क्लास 11th के बुक में आपको यह क्वेश्चन मिलेगा। इसके लिए भी हम आपको एक PDF दे देंगे जिसमें आप सही से इस क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं कि हमने जो आंसर बताया वो सही है कि नहीं। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड का जो जमीन था वह क्या कहलाती थी? तो याद रखिएगा फीफ, फीफ कहलाती थी। क्वेश्चन नंबर 40, कौन मिश्रण नहीं है? देखिए वायु मिश्रण है। मिश्रण के लिए आप सिंपल सा याद रखिएगा भैया, मिक्सचर के लिए जिसका कोई फॉर्मूला नहीं बने, जिसका फॉर्मूला नहीं हो, फॉर्मूला उपलब्ध नहीं हो, ठीक है। जैसे दूध मिश्रित पे इसका कोई फॉर्मूला हो सकता है? नहीं होगा। आयोडीनकृत नमक, देखिए NaCl आपका एक तत्व है, ठीक है, लेकिन जब आयोडाइड करते हैं, इसमें मिलाते हैं, तब ये आयोडीनकृत नमक बनता है और यह मिश्रित हो जाता है तब। तो इसलिए हम इसको भी आपको हम नहीं कहेंगे कि यह एक यौगिक है। ये तीनों के तीनों गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह मिश्रण है। आंसर आपका हो जाएगा A नंबर, आश्वित यानी आशुद्ध जल, जल। यह आपका मिश्रण नहीं है, यह क्या है? यौगिक है दोस्तों, यौगिक है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 41, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा यह GDP कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? GDP कहलाता है, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। ऑप्शन नंबर C इसका सही हो जाएगा, यानी GDP कहलाएगा। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ इसका तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण था दोस्तों, ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो थे फर्डिनेंड की हत्या, यही आपका प्रथम विश्व युद्ध की तत्कालीन कारण था। क्वेश्चन नंबर 43 में हम लोग चलते हैं दोस्तों। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो प्रोटेम स्पीकर होगा यह राष्ट्रपति के द्वारा यानी प्रेसिडेंट के द्वारा चुना जाता है।
हर आम चुनाव होने के बाद, ठीक है। इसमें किसे चुना जाता है? जो लोकसभा में अधिक बार जीत कर आया है। अगर मान लेते हैं 10 सदस्य है, ठीक है, तो इसमें उम्र के हिसाब से यानी एज के हिसाब से ये नहीं देखा जाता कि वरिष्ठ कौन है ना, एज के अनुसार नहीं। इसमें लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, इसमें कौन अधिक बार जीता है, इस अनुसार से जो है चुना जाता है। यानी लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को ही चुन लिया जाता है। कैसे चुना जाएगा? लोकसभा में कितना बार वो व्यक्ति जीता है, वही व्यक्ति प्रोटेम स्पीकर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला गया है दोस्तों, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो याद रखिएगा दोस्तों, बांग्लादेश। बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है। आपको बताते हैं G20 के बारे में। देखिए, जो G20 है दोस्तों, वो 20 तारीख को हुआ था। 20 तारीख को 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में यह G20 बनाया गया था, ठीक ना। G20 बनाया गया था। इसमें कुल 20 सदस्य है, जिसमें 19 गो देश है प्लस एक गो संगठन है, ठीक है। इस संगठन में कौन है? एक संगठन यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय यूनियन, ठीक है दोस्तों। तो आइए कौन कौन देश है देख लेते हैं। इंडिया है, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, अमेरिका है, सऊदी अरब है, जर्मनी है, तुर्की है, ब्राजील है, कनाडा है, इटली है, अर्जेंटीना है, जापान है, मैक्सिको है, रसिया है, साउथ अफ्रीका है, दक्षिण कोरिया है, ग्रेट ब्रिटेन है यानी ब्रिटेन है, और फ्रांस है, और एक आपका संगठन आपका यूरोपीय यूनियन है, ठीक है दोस्तों। ये चीज आप याद रखिएगा, एक संगठन आपका यूरोपीय यूनियन भी है। क्वेश्चन नंबर 45 में देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? तो याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों गुड़हल और सरसों, गुड़हल और सरसों। अब हम समझेंगे उभयलिंगी पुष्प कहा जाता है, किसको कहा जाएगा। याद रखिएगा, जिन फूलों में नर और मादा दोनों का जनन अंग होगा, वही उसी पौधा को हम लोग कहेंगे उभयलिंगी फूल। उभयलिंगी फूल कहते हैं जिसमें नर और मादा दोनों जनन अंग होगा, उसी को हम लोग उभयलिंगी पुष्प कहेंगे। जैसे उदाहरण में ट्यूलिप, सूर्यमुखी, गुड़हल, सरसों, लिली, ये सब आपका उभयलिंगी फूल है। वे स्वयं को स्वपोषित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 में बोला जा रहा है, टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने डैश 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 किस क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया? याद रखिएगा, टेनिस। सुमित नागल टेनिस खेलता है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 आइए, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व किया था? तो याद रखिएगा पुर्तगाल। क्यों? पुर्तगाल इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया? तो पुर्तगाल इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 में बोला जा रहा है कि विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना अधिक नहीं हो सकता है? तो 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। जैसे इसको फिक्स देखिए कैसे निकालेंगे। जैसे बिहार है, तो बिहार में आप लोग जानते हैं विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? 243। और आपको मालूम है कि संविधान में बोला गया है जो जो किसी भी राज्य में अगर विधानसभा आपको चाहिए, तो उस राज्य के जो विधानसभा के जो सीट होंगे उसके 1/3
से ज्यादा आपका विधान परिषद नहीं बन पाएगा। यानी यहाँ पर कितना बनना चाहिए था, यानी 81 को सीट बिहार में बनना चाहिए था, लेकिन बना कितना, 75। यानी 81 को मैक्सिमम हो सकता है, इससे ज्यादा बिहार में विधान परिषद नहीं बनेगा, उसकी सीट की संख्या नहीं रहेगी। ठीक है, अभी कितना है, 75 को है। ठीक है, यानी उससे नीचे हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा, इसके कहने का मतलब यही है। क्वेश्चन नंबर 49 में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 में बोला जा रहा है कि जी, कैपिटल जी यानी गुरुत्वीय नियतांक का वैल्यू क्या होता है, 6.673 इंटू 10 के पावर माइनस 11 मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो देख लीजिए जहां मिलेगा हो जाएगा आंसर 6.63 10 का माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, यानी डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, डेमोस, जो डेमोस है, ये डेमोस का तात्विक मतलब तात्पर्य क्या होता है, डेमोस का ही अर्थ होता है जनता। क्या होता है, जनता। तो इसका हो जाएगा आंसर क्या, जनता, ये इसका राइट आंसर है। 51 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है दोस्तों कि अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यहाँ फसल छूट गया है, फसल बीमा योजना कितना वर्ष पूरा किया। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में स्टार्ट हुआ है और अभी चल रहा है 2023, यानी इन्होंने 7 वर्ष पूरा कर लिया है यह योजना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो आपको मालूम होगा कि बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 53, कहा गया है कि संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से है। ठीक है, देखिए मूल अधिकार में ही ये सब चीज है। तो मूल अधिकार में आपको 5 तरीके का मूल अधिकार है, जैसे 5 नहीं 6। एक है संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है 32, जो है 32। तो देखिए पहला है समानता का अधिकार 14 से 18, फिर है स्वतंत्रता का अधिकार 18 है तो 19 से 22, फिर है शोषण के विरुद्ध का अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार ये 29 से 30। ठीक है, और एक है संविधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। ये आपका 6 तरीके का मूल अधिकार आपको दिया गया है। याद रखिएगा वह कौन सा केवल मूल अधिकार है जो केवल भारतीयों को दिया गया है। याद रखिएगा 19 29 है ना, और भी है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 54 में। क्वेश्चन नंबर 54 पढ़िए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 में बोला गया है दोस्तों, नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा नामीब नाभिया में है और ये अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, 54 का आंसर ए हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं पृथ्वी पर मौजूद प्रमुख मरुस्थल। तो इसमें देखिए सहारा मरुस्थल आपका अफ्रीका में पड़ेगा, जो पूर्वी मध्य उत्तरी और पश्चिमी ये चारों दिशा में पड़ता है, पूरा फैला हुआ है और संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है। यहाँ सबसे कम वर्षा भी होती है। ठीक है, पेटागोनिया पेटागोनिया मरुस्थल आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ेगा और शीत मरुस्थल है। टकलामाकन चीन में पड़ता है, पूर्वी एशिया में पड़ेगा, शीत मरुस्थल है। और अटकामा चिली में पड़ता है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ेगा और यह मंद तटीय मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 में बोला जा रहा है पुस्तक हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिएगा हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। क्या याद रखना है इसमें
कि हिंद स्वराज जो है दोस्तों महात्मा गांधी जी द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है। यह 1909 में गुजराती भाषा में लिखा गया था, ठीक है। और महात्मा गांधी जी ने जब इंग्लैंड से वो दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, कहां से, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे पानी के जहाज में बैठकर, तब यह पुस्तक को लिखा था, ठीक है। और यह पुस्तक जो है इंडियन ओपिनियन नामक जो पत्रिका था उससे पहले प्रकाशित किया गया था, ठीक है। और अंग्रेजों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया, यह कहते हुए कि यह राजद्रोही सामग्री है। लेकिन जब महात्मा गांधी जी ने इस पत्रिका को अंग्रेजी में अनुवाद किया तो अंग्रेजी सरकार ने 21 दिसंबर 1938 को इस पत्रिका पर से प्रतिबंध को हटा दिया था। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन है, यानी सीवीसी वर्तमान में कौन है, तो कौन होंगे, पीके श्रीवास्तव इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में बोला जा रहा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए, तो 1/10 चाहिए। संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों का 1/10 चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 में बोला गया है कि भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है, भारत सरकार यानी वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 में कहा गया है दोस्तों 3600 रुपया 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, या सॉरी यहाँ पर ब्याज जो है वार्षिक गणना किया गया है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का आपको फॉर्मूला मालूम होगा कि CI इक्वल टू होता है मूलधन इंटू 1 + R/100 पावर T - 1, यही होता है दोस्तों। वैल्यू डालिए, आंसर निकालिए। P की जगह पे हम लोग 3600 डालेंगे, क्या ये मूलधन है मेरा, और 1 + R मेरा दिया हुआ है 10% बटा 100 और समय दिया हुआ है 3 -1 बटा, इसको कैलकुलेशन करिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया यानी 331 बट्टा 1000, क्या कि यहाँ पे देखिए 10 और 1, यहाँ 10 और यहाँ पे 1, 11/10, 11/10 का क्यों करेंगे तो 133 बट्टा 1000 आ जाएगा -1, ये होगा दोस्तों। यहाँ मूलधन 3600, अब यहाँ पर करिए 3600 इंटू, जब घटा देंगे 1000 तो 3 3 1 आएगा बट्टा 1000 आएगा। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल, जब 36 को हम लोग 331 से गुना करेंगे तो याद रखिएगा 11,916 आएगा आपका, अब बटा 10, इस 10 को हटा के यहाँ पे पॉइंट दे देंगे हम लोग, है ना, तो ये आ जाएगा आपका आंसर, यानी 11,991.6 आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 60 में हम लोग देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 में बोला जा रहा है संसाधन जो वर्ष के उपभोग से समाप्त हो जाता है उन्हें क्या कहते हैं, और नवीनीकरण कहा जाता है, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कहा गया है, जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं, जीवाश्म कहलाएंगे दोस्तों, ठीक है। इजी क्वेश्चन था इसलिए इसका डिस्कशन नहीं करवाएं, ये सब रटने वाला क्वेश्चन है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62, BJRCY बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, यह किस अभ्यर्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है, तो याद रखिएगा बाबू जगजीवन राम जो है SC कैटेगरी के हैं, और आप याद रखिएगा कि इन्हीं की एक बेटी है मीरा कुमारी जो फर्स्ट वुमेन है जो लोकसभा के स्पीकर बनी थी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, निम्न में से कौन सी कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, तो इसका उत्तर आप लोग दीजिए, ये क्वेश्चन इजी है, इसका आंसर क्या होगा आप बताइए। देखिए दोस्तों BSNL जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, ठीक है। 64, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट
एयरक्राफ्ट तेजस ने अपने हथियार क्षमता के 5G जनरेशन जो है उसमें कौन से मिसाइल एयर टू एयर कॉम्पैक्ट मिसाइल को जोड़ा है? तो याद रखिएगा पाइथन 5, पाइथन 5 को जोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 में कहा गया है कौन सा राज्यपाल था जो आगे जाके राष्ट्रपति बना? तो याद रखिएगा यहाँ पर रामनाथ कोविंद हो जाएगा। ऑप्शन में जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन और आपका रामनाथ कोविंद, ये दो ऐसे राज्यपाल हैं जो बिहार के थे राज्यपाल और आगे जाके राष्ट्रपति बने थे। ठीक है। नापथा छाकिरी जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल में है। चमगादड़ और पक्षी के पंख हैं, तो याद रखिएगा चमगादड़ और पक्षी के पंख समजात अंग है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन हो जाएंगे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और ए होम जो है दोस्तों यह महासचिव है, महासचिव थे फर्स्ट, पहले महासचिव थे, फर्स्ट महासचिव थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, E20 क्या है? दोस्तों याद रखिएगा E20 ये बोला है कि 1 अप्रैल 2023 से हम पेट्रोल में 20% क्या मिलाएंगे? अल्कोहल को मिला देंगे। ठीक है ना, यह सरकार ने बोला है, यानी अल्कोहल मिश्रित पेट्रोलियम के बारे में बताया गया है। एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन का संश्लेषण में किया जाता है, तो याद रखिएगा प्रोटीन के संश्लेषण में नाइट्रोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस, बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्तों, 21 सितंबर सबको जानता था। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? शॉन क्रोनरी। इसके राइट आंसर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है? अनुच्छेद 124 बताता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। और अनुच्छेद 123 क्या बताता है? अध्यादेश जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 153 क्या है? कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होंगे। और 213 क्या कहता है? कि राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा, लेकिन इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है जब सदन नहीं चालू है तब, अब बिना पूछे ही ला सकता है ना, या फिर राष्ट्रपति के सलाह मंत्रिपरिषद के सलाह पर ला सकते हैं। लेकिन राज्यपाल के साथ ऐसा नहीं है, राज्यपाल को राज्य के मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद से सलाह लेकर ही अध्यादेश जारी करना होता है अनुच्छेद 253 के तहत। ठीक है, यही बात बताया कि अनुच्छेद 123 में अध्यादेश है राष्ट्रपति जारी करते हैं, 53 में प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा। और अनुच्छेद 213 में क्या बताया गया है? कि राष्ट्रपति केंद्र में अध्यादेश जारी करता है, वैसे ही राज्य में राज्यपाल करते हैं, लेकिन उसे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से सलाह लेना पड़ता है। ठीक है। IPL 2023 की विजेता टीम कौन है? तो याद रखिएगा चेन्नई सुपर किंग जीता है, किसको हराकर? गुजरात टाइटंस को हराकर। और गुजरात टाइटन के कैप्टन कौन है? हार्दिक पांड्या। ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, ट्रांसलेशन करना था आपको कि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन का प्रारंभ किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। देखिए गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। देखिए यहाँ पर ए नंबर इसलिए नहीं हो गया कि जो सब्जेक्ट है इसके बाद B3 नहीं आएगा। ठीक है। और जो यहाँ पर ये है सी नंबर, जो इस शब्द का जो है प्रयोग आपका हिंसा के लिए प्रयोग किया जाता है, ना कि आंदोलन के लिए। और रिवोल्यूशन का मतलब हो गया क्रांति, यहाँ पर क्रांति के लिए यह शब्द का प्रयोग होगा, इसलिए मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी।
एक्सप्लेन कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 76, भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? तो याद रखिएगा, अंतरराज्यीय व्यापार के आंकड़े एकत्रित करना। देखिए, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन जो है NSSO भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन आता है, याद रखिएगा। अब इसका नाम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण है और इसकी स्थापना 1950 में हुआ था। ये सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। भारत का पहला लॉ ऑफिसर कौन है? तो याद रखिएगा, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल। देखिए, एनवीएस क्या है? यही मिसाइल है ना, यही मिसाइल है, सैटेलाइट है, सॉरी मिसाइल बोले, सैटेलाइट है। एनवीएस क्या है? सैटेलाइट है दोस्तों। बस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी कहानी है, पुस्तक है, किसके द्वारा लिखा गया है? यशवंत व्यास के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 80, बहुत सारे यूट्यूबर ने इस क्वेश्चन को नहीं बनाया है, बहुत लोगों ने बनाया है, तो हम आपको बताते हैं इसका आंसर कैसे निकलेगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही इजी तरीके से हम निकालते हैं। आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है? 3100 के 6 अधिमूल्य पर 7.5% स्टॉक का मूल्य है ना, ये पूछा है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। आपको यहाँ पे क्रय मूल्य तो दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे मान लेते हैं, सॉरी अंकित मूल्य नहीं है, तो अंकित मूल्य मान लेते हैं 100 और 6 अधिमूल्य। जो अधिमूल्य हो गया, इसका मतलब क्या है? अधिमूल्य जो है अंकित मूल्य से 6 रुपया ज्यादा है, तो अंकित मूल्य 100 रुपया माने हैं, तो यहाँ पे अधिमूल्य क्या हो जाएगा? 106 हो जाएगा। यही हो गया आपका विक्रय मूल्य, क्योंकि विक्रय मूल्य जो होता है वो अधिमूल्य अंकित मूल्य से 6 रुपया ज्यादा होगा। जो अंकित मूल्य लेंगे उससे अधिमूल्य जितना रहेगा उतना ज्यादा हो जाएगा, यही आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पे 106 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है इसमें। आप लोग जानते हैं क्या कि 3100 रुपया पर आप 3100 रुपया का 6 अधिमूल्य ले रहे हैं, स्टॉक ले 3100 को हम 100 रुपया के हिसाब से ले रहे हैं अंकित मूल्य के हिसाब से, तो मेरा कितना स्टॉक किनाएगा? 3100 स्टॉक नहीं किनाएगा, किनाएगा 3100 स्टॉक, ठीक है, लेकिन 3100 स्टॉक किनाएगा। अब आपको मालूम है कि एक स्टॉक को हम लोग 106 रुपये में बेच रहे हैं, तो हम लोग जान रहे हैं कि 1 स्टॉक का जो एसपी होगा वो 106 है, तो 31 स्टॉक का कितना हो जाएगा मूल्य? तो याद रखिएगा 3286 गुना करने पर क्या आएगा? 3286 आ जाएगा, तो 3286 इसका आंसर सी हो जाएगा। नौजवान भारत सभा का स्थापना किसने किया था? भगत सिंह ने किया था, छबीला दास ने किया था। 82 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द करेक्ट फॉर्म वर्ब ही सक्सेसेड बिकम ही डैश हार्ड। देखिए यहाँ पर आपका क्या लगा है? वर्ब का थर्ड रूप लग गया है, और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो वर्ब का थर्ड रूप होगा, यानी 82 नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारत में एक्सपर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है? तो याद रखिएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नीति आयोग, नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। तापमान का सही मात्रक क्या है? केल्विन है। किविल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार, ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। मनरेगा कब लागू हुआ? देखिए ये एक्ट के रूप में आया था 2005 में, ठीक ना, और लागू हुआ 2006 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 88 का। तो देखिए 88 का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा सी।
89 आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी कहेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं खनिज पदार्थ में नहीं पाई जाती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, यह खत्म नहीं हो सकता, यह बात दम गलत है, खत्म हो सकता है। कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, कोरापुट खाने उड़ीसा राज्य में है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में हुआ था। कहेगा किस मूल्यों में से सरकार फसल के समर्थन मूल्य का कौन सा मूल्य घोषित करती है? एमएसपी करती है ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य करता है। क्वेश्चन नंबर 100 में बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 100 में बोला जा रहा है कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहां से प्रारंभ किया था? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सारनाथ। याद रखिएगा दोस्तों, ये सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पड़ता है। ठीक है, श्रावस्ती के बारे में याद रखिएगा, जो श्रावस्ती है यहाँ पर गौतम बुद्ध जो है इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। और बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है दोस्तों, और राजगिरी, देखिए राजगिरी में इन्होंने अलार कलाम से शिक्षा लिया था, मतलब शिक्षा लिए थे सांख्य दर्शन की। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर का, जो 16 जुलाई 2023 को शुरू हुआ था, जो एग्जाम हुआ था। हमने पूरे 100 क्वेश्चन का डिस्कशन आपके सामने रखा है।